हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं तो वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। और जब हम उनको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसी के साथ साथ जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने अभी तक किए हैं उनको भी हम रिवाइज करते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यही तो जो हमने पहले किया था वही सेम कंसेप्ट हैं। आइए सो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमको क्या दिया गया एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। वन कार्ड इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, इफ ईच आउटकम्स इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। ओके, तो सबसे पहले तो अपन है ना इसको ये समझते हैं कि जो हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यार देखो 52 कार्ड्स के अंदर आपके जो 26 कार्ड होते हैं वो आपके होते हैं रेड। उसके बाद में इधर अगर बात करें तो 26 आपके हो गए यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, रेड के अंदर भी फिर आपके पास में देखो क्या क्या होता है। इसके अंदर आपके 13 और 13 के दो अलग अलग कार्ड्स हो जाएंगे और ब्लैक के अंदर भी 13 और 13 के अलग अलग कार्ड्स हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा ये हर्ट वाला। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा भाई साहब डायमंड, ऐसा कुछ। और अगर ब्लैक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 13 होंगे तो एक आपका हो जाएगा ये स्पेड, आई थिंक इट इज़ क्लब। ठीक है, ये आपका क्लब हो गया। और ये आपका सर हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम अजीब, बट हाँ समझने के लिए आप ऐसे समझ जाइए। 13 कार्ड्स आपके ये हो गए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि डायमंड होना चाहिए। आपको क्या चूज करना है, यू हैव टू चूज वन कार्ड। ओके, एंड दैट शुड बी डायमंड। तो मैंने तो आपको क्या कहा था कि दैट द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू एम्फसाइज दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस की बात करूँगा तो मेरे को तो एक कार्ड चूज करना है ना आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो द सैम्पल स्पेस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, कि मेरे को 52 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना है। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या है कि एक डायमंड होना चाहिए। तो डायमंड तो आप इधर से ही चूज कर पाओगे ना, आप और कहीं से तो चूज नहीं कर पाओगे ना। अब जो आपका इवेंट मान लेते हैं कि ये इवन है। ठीक है, दैट इज यू हैव टू चूज अ कार्ड जो कि डायमंड होना चाहिए। तो यू आर हैविंग 13 कार्ड्स आउट ऑफ विच यू विल चूज वन कार्ड। So now if I say what will be the probability that that particular card will be diamond, तो वो कितना हो जाएगा आपका, that is favorable outcomes divided by ये आपका क्या बोलते हैं सैम्पल स्पेस। हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को आप इग्नोर कर सकते हैं, देन वी आर हैविंग 52 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल फिर इग्नोर कर दीजिए, देन इट इज 51 का फैक्टोरियल। एग्री? फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 13/52 एंड 13 फोर से कितना होता है सर, दैट इज 52। सो 1/4 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन द सेम मैनर आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं अभी इसके ऊपर एम्फोसाइज करता हूँ फोर्थ वाले पार्ट पे। वो क्या कह रहे हैं, नॉट अ डायमंड। तो सर जब आपने डायमंड की कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो आप नॉट अ डायमंड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की आपसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। अब जब डायमंड चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या थी, दैट वाज 1/4। आप इसमें से माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो नॉट अ डायमंड, डायमंड के अलावा सर सब कुछ होना चाहिए। इट मीन्स 13 कार्ड तो इधर से आ जाएंगे और क्या बोलते हैं ये 26 कार्ड इधर से आ जाएंगे। सो नाउ यू आर हैविंग 39 कार्ड्स, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो घूम फिर के आपके पास में जब वो आंसर आएगा तो दैट वुड बी 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल। और सी अपॉन में आ जाएगा 38 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 51 फैक्टोरियल। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 39 डिवाइडेड बाई 52 ओवर हियर। 13 से जब काट कर करोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, सेम आंसर। तो मेरा पॉइंट वही है कि या तो आप ऐसे समझ लो या फिर अगर आप ये कैलकुलेट करोगे नॉट अ डायमंड तो डायमंड के अलावा आप सारे कार्ड्स को वहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है,
सिमिलरली बात करते हैं फिर यहाँ पे अगले इस पे आते हैं, वो क्या कहता है अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स यू आर हैविंग 26 ब्लैक कार्ड्स ओवर देयर। सो नाउ अब आप 26 ब्लैक कार्ड्स में से एक कार्ड चूज कर लेंगे, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर सैंपल स्पेस। सो द सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 52C1। if you calculate the same thing over here, what you will get from here, you will get 26 divided by 52. ठीक है, so that the answer will be equals to 1/2, as simple as that. Agree? So in this manner you can calculate these things over here. और बाकियों में वो अगर नॉट ए ब्लैक कार्ड कह रहे तो आप वैसे कैलकुलेट कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, सो ये था आपका कि हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे यार बेसिक सिंपल है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करने के बाद में उस पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप फेवरेबल आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट की हाउ यू कैन find out the probability over there. सो ये अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। तो इसमें दिया हुआ कि अनिल and Asima appeared for exam and the probability that Anil will qualify the exam is 0.05 and Asima will qualify the exam is 0.10 and the probability that both will qualify the exam is equals to 0.02. ओके, पहले तो डेटा जो हमको दिया हुआ उसको पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं। सो हमको गिवन है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, that is 0.05. Probability that Asima will qualify the exam, that is equals to 0.10, and the probability that Anil and Asima दोनों एक साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ दे बोथ क्वालिफाई द एग्जाम दैट इज इक्वल्स टू 0.02। ओके, ए पार्ट पे आते हैं, वो कह रहा है अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो देखो अभी वो क्या कह रहा है, ए पार्ट के अंदर दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करने चाहिए। इट मीन्स वो हमसे पूछ क्या रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि जो अनिल है वो भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एंड जो क्या बोलते हैं आसमा है वो भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रही है। ठीक है, सी विल ऑल्सो नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आप इसको वेन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये इस साइड आपका अनिल हो गया और ब्लू में आप समझ लीजिए कि अस्मा जी होगा, और इस साइड हो गया ये अनिल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बोथ अनिल एंड आसमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो देखो आप इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर अनिल एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा तो ये बाहर वाला एरिया आएगा, हाँ कि ना, और इंक्लूडिंग ये जो आसमा वाला एरिया है ये वाला भी आएगा उसके अंदर। एग्री? अगर अनिल एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा तब की बात हो रही है। ओके, अगर सपोज करो फिर यहाँ पे जो आसमा है वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करती तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, इवन जो अनिल वाला एरिया है वो भी आएगा। ठीक है, ओके, आसमा ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो ये बाहर वाला एरिया आ गया पूरा का पूरा। नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम, क्योंकि उसने क्या कहा है कि दोनों एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, इट मीन्स आप अगर देखेंगे तो ये जो बाहर वाला एरिया है यही तो आपका आया, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व द सेम थिंग बाय अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स लॉ। तो देन इट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है अनिल यूनियन जो आसमा है इसका कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ, और बाकी मैंने ऊपर आपको वेन डायग्राम से भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। और ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन आसमा। ठीक है, कैन वी कैलकुलेट इट, यस हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन आसमा
would be equals to what? Probability of Anil, ठीक है, प्लस probability of Asma minus probability of Anil intersection Asma. ठीक है, अब जो डेटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है उससे हम यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे. तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 0.05 प्लस 0.10 minus 0.02. So that would be equals to what? 0.15 minus 0.02, which, so the final answer would be equals to what? 0.13. It means the probability of Anil union Asima would be equals to 0.13. ठीक है, तो भैया अब जो मेरा फिर यहाँ से इसका आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ when both Anil and Asima will not qualify the exam, that would be equals to what? Anil union Asima का इंटरसेक्शन वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस ये यूनियन, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.13. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 इधर आ जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.87. इट मीन जो मैंने बाहर एरिया ये सेटेड किया था इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.87. बात खत्म. ठीक है, आगे वाले पार्ट पे आते हैं. वो क्या करें? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. कम से कम उसमें से एक उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना चाहिए. इट मीन्स या तो अनिल एग्जाम क्वालिफाई ना करे, या फिर आसमा एग्जाम क्वालिफाई ना करे, या फिर दोनों के दोनों ही एक साथ एग्जाम क्वालिफाई ना करें. तो क्या हम इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते दैट यू आर सेइंग कि दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify, one of them will not qualify. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करना चाहेंगे यहाँ पे तो कैन वी से दैट कि जब भैया दोनों अगर एक साथ क्वालिफाई करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या है? दैट इज 0.02. एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि दोनों में से कम कोई एक तो एग्जाम क्वालिफाई ना करे. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम. इट मीन्स अगर आप दोनों के एक साथ पास होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट योर आंसर. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल और ये आसमा है, ये दोनों के दोनों जो एक साथ एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं वो आप उसमें से माइनस कर दीजिए. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.02 विच वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 0.98. एग्री? सो सर ये हो गया आपका कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम. भाई दोनों एग्जाम क्वालिफाई करे तो उसको 1 में से आप माइनस कर दो, देन यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम. ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम. जो पार्ट सी में क्या कह रहा है कि दोनों में से सिर्फ एक ही क्वालिफाई करेगा. तो अगर मैं यहाँ पे क्वालिफाई की बात करूँ, अगर मैं क्वालिफाई की बात करूँ तो आई कैन से दैट ईदर अनिल विल क्वालिफाई या फिर आसमा विल क्वालिफाई. दोनों तो एक साथ क्वालिफाई नहीं करेंगे. तो उस केस में फिर हम कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करें? तो सर हम क्या करेंगे कि सर एक चीज़ बता दो, सिर्फ अनिल क्वालिफाई करे और सिर्फ आसमा क्वालिफाई करे. ठीक है, या तो सिर्फ अनिल ही क्वालिफाई करे या फिर सिर्फ आसमा ही क्वालिफाई करे. तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप ये वेन डायग्राम चेक करोगे तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर कि अनिल के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बट इसके अंदर ना कुछ पार्ट वो भी है जहाँ पे दोनों में क्वालिफाई हो रहा है. लाइक अनिल और आसमा एक साथ क्वालिफाई हो रहे हैं. तो अगर मेरे को सिर्फ अनिल के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा? जो कॉमन वाला पार्ट है वो अनिल में से माइनस कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अनिल के क्वालिफाई होने की आ जाएगी. वहीं पे अगर मैं आसमा की बात करूंगा तो इसके अंदर भी तो क्या है कि भाई ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो इसके अंदर भी आ रहा है. तो अगर मेरे को सिर्फ आसमा की चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा? सो इन दैट केस अगर सिर्फ आसिमा की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो जो कॉमन वाला है उसको आसिमा की प्रोबेबिलिटी में से मैं माइनस कर दूंगा. सो दैट आई विल गेट व्हाट?
the probability that Asima will only qualify. So sir, in that case, what we can do that the probability that Anil will qualify माइनस प्रोबेबिलिटी जो मेरा अनिल और आसिमा एक साथ जो क्वालिफाई कर रहा है उसको आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। सेम केस आप इधर करेंगे कि जो आपके आसिमा की पास होने की प्रोबेबिलिटी है उसमें से आप ये जो कॉमन वाला पार्ट है दैट यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। सो आइए सेम अप्रोच से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.05, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0.02, दैट वुड गिव यू 0.03, ठीक है, ये आपके सिर्फ अनिल, ओनली अनिल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ओनली आसिमा की बात करता हूँ तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.10 में से आप माइनस कर देंगे 0.02, विच वुड गिव यू व्हाट 8.0. एग्री। अब ये आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.11, बात खत्म, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये था कि इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैड अंडरस्टूड दैट कि हम कैसे, तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने प्रोबेबिलिटी का वहाँ पे सीखा था कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, एज वेल एज कैसे हमको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कैलकुलेट करनी है, सो दैट वी हैड सीन ओवर हियर। आगे आइए, यहाँ पे फिर से हम कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर रहे होंगे, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहे ए कमिटी ऑफ 2 person is selected from 2 men, okay, and 2 women. Find the probability that the committee will have no men, 1 man and 2 men. Okay, तो मैंने तो आपको वही कहा था, बाकी तो चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप अपना सैम्पल स्पेस लेके आओ। व्हाट इज योर सैम्पल स्पेस, ठीक है सर। तो आपके पास में अगर मैं पूछूं टोटल पीपल कितना है, so you will say you are having 2 men and 2 women, so we are having total 4 people. How many you have to choose, you have to choose 2 person, भाई कमेटी के अंदर 2 लोग होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बात करूँ तो उसके लिए हाउ मेनी पीपल वी नीड ओनली 2 पीपल। सो अब जो मेरा सैम्पल स्पेस होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 लोगों में से 2 लोगों को चूज करना, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 2 पीपल आउट ऑफ द 4 पीपल, ठीक है। मेल होंगे फीमेल होंगे बात की बात है, बट इतने पॉसिबल वेज हैं इन विच वी कैन चूज देम, ओके। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस। अब वो कह रहे हैं नो मैन शुड बी देयर, ओके। अब हम केस वाइज बात कर लेंगे। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक इवेंट हो गया, इवेंट E1, जहाँ पे नो मैन, इट मीन्स इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जो 2 लोग हम चूज कर रहे हैं वो क्या है सर, दे बोथ आर विमेन, ठीक है। सो अब अगर मैं कहूँगा कि द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 2 विमेन आउट ऑफ व्हाट, भाई मैन में से तो आप विमेन चूज नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप विमेन में से ही विमेन चूज कर पाओगे। सो फ्रॉम देयर व्हाट वी कैन से कि जो मेरा E1 होगा वो कितना हो जाएगा, यू आर हैविंग 2 women ओवर देयर, उसमें से आपको दोनों को चूज करना। सो नाउ इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नो मैन या फिर 2 women फ्रॉम देयर, तो दैट वुड बी व्हाट, तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए डिवाइडेड बाय ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो माय पॉइंट ओवर इज कि आप सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करो, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द सैम्पल स्पेस फिर आप उस पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा है उसका फेवरेबल आउटकम्स आप कैलकुलेट कर लो, देन यू नो द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 1 मैन, तो अगर 1 मैन होगा यहाँ पे, अगर मैं इवेंट 2 की यहाँ पे बात करता हूँ तो इवेंट 2 में क्या कह रहा है, 1 मैन शुड बी देयर। तो अगर 1 मैन की बात करें यू हैव टू चूज 2 पीपल, तो फिर क्या होगा वहाँ पे एक 1 मैन विल बी देयर एंड 1 वुमेन विल बी देयर, एग्री। अब वुमेन या तो पहले चूज हो जाएगी या मैन बाद में चूज हो जाएगा, या फिर पहले मैन चूज हो जाएगा उसके बाद वुमेन चूज हो जाएगी, बात एक ही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे केस की बात करूँ तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 मैन में से एक मैंने पहले चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में व्हाट, आई हैव टू चूज द 2 मैन ओवर देयर ना, तो अब सॉरी 1 मैन मेरे को वहाँ पे चूज करना है, बट कमिटी के अंदर तो 2 लोग होने चाहिए, तो एक और आएगा, तो 2 वुमेन में से
एक और वेमन हमने चूज़ कर लिया, बट यहाँ पे हमने पहले क्या चूज़ किया था, मैन चूज़ किया था, उसके बाद में हमने चूज़ की है वेमन। बट देयर मे बी अनदर केस जहाँ पे पहले मैं वेमन को चूज़ करूँगा, उसके बाद में मैं फिर मैन को चूज़ करूँगा। आंसर में भी सेम आ रहा होगा, बट वी हैव टू कंसिडर देम बोथ। तो अब अगर मैं फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ कि आई शुड गेट ओनली वन मैन, मतलब द चांसेस जहाँ पे सिर्फ उस कमेटी के अंदर एक ही आदमी हो, तो उसके लिए ये वाला केस हो गया। तो दैट इज टू टाइम्स ऑफ व्हाट, 2C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1 डिवाइडेड बाय 4C2, आंसर। सिमिलरली टू मैन, तो देखो टू मैन का तो क्या हो जाएगा, यही सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंस मैन और वेमेन का काउंट सेम है तो वो 2C2 ही आपका हो जाना है। तो मेरा पॉइंट देखो यहाँ से वही था कि सिंपल ये चीज़ें आपने कॉम्बिनेशन के अंदर भी की होंगी ऑलरेडी, द वेज टू चूज वन मैन टू मैन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट ऐड कर दिया, तो उसमें दैट इज़ वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन द फर्स्ट स्टेप in any probability problem statement is that you first have to calculate the sample space। सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करने के बाद में ही आप आगे उसको सॉल्व करने जाओ, अदरवाइज तो फिर कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले आपने सैम्पल स्पेस कैलकुलेट कर लिया, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द सैम्पल स्पेस नाउ यू गो टू एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर उस पर्टिकुलर इवेंट का एक जो फेवरेबल आउटकम है वो आप ड्रॉ करो एंड देन यू कैलकुलेट इट। आगे वाले पे आइए। तो आगे वाला क्या कह रहा है कि यार हियर यू आर हैविंग अ फेयर कॉइन, ओके, वन इज मार्क्ड ऑन वन फेस, ठीक है, सिक्स इज मार्क्ड ऑन अनदर फेस एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन दैट टर्न अप इज 3 and 12। अगेन देखो वही सेम चीज, मैंने क्या बोला, सबसे पहले सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो आपके पास में क्या है कि एक तो कॉइन है, ठीक है, और एक आपके पास में डाई है। अब हो क्या रहा है कि कॉइन का उसने अब की क्या कह दिया, जनरली हमारे पास में कॉइन पे एक हेड होता है एक होता है टेल, बट अब की इसने क्या कह दिया कि एक फेस पे है वन और जो अनदर फेस है उस पे है सिक्स, और जो डाई है उस पे तो चलो ठीक है अपने वही सेम नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सेम नंबर हो गए। बट वो क्या कह रहा है कि दोनों को आपने टॉस किया, तो अब अगर मैं मेरे सैंपल स्पेस की बात करूंगा तो एक तो आएगा मेरा कॉइन का, अगर मैं जैसे सैंपल स्पेस के एलिमेंट की बात करता हूँ तो एक तो कॉइन का आएगा और एक आएगा डाई का, एंड देन फिर कॉइन डाई ऐसे आते जाएंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा सैंपल स्पेस ड्रॉ करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि कॉइन का आया वन और बाकी इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, पहले वाला कॉइन हो गया, सेकंड वाला आपका डाई का हो गया, ठीक है। ये तो आगे जब आपका आया था वन, अब मान लेते हैं कॉइन पे आ गया सिक्स, तो वो आपका 6 6 1 हो जाएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द सैंपल स्पेस वी आर हैविंग ओवर हियर, ओके। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन हर सैंपल स्पेस, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 6 इसके आएंगे 12 नंबर हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ये हम इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तब उस टाइम में हमको ये चीज़ हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आपके केस वन की, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज आपका होना चाहिए 3। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका सम 3, एक तो केस ये हो गया, इसको खराब नहीं करता है। तो अब मैं कह देता हूँ कि मान लो ये मेरा इवेंट इवन हो गया जहाँ पे सम मेरा आना चाहिए 3, तो एक हो गया 1 2, और कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, और कहीं पे देख लो, कहीं पे भी नहीं आएगा आपका सम 3, तो ये एक ही केस हो गया आपका। सो द नंबर ऑफ द इवेंट even that would be equals to 1 itself. So now if I say that the probability where the sum is only 1, that would be equals to what, 1 upon 12, as simple as that। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि भाई आपका जो सम है वो क्या आना चाहिए, दैट शुड बी 12। आओ पहले चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे 12 आ रहा है, इधर तो 12 आने से रहा, सिर्फ एक ही केस है ये, दैट इज 6 6, ओके। सो नंबर ऑफ जो आपका इवेंट है E2, उसका एलिमेंट आपका एक ही है,
and then from here we can say that the probability of this event would be equals to what? That would be equals to 1/12. तो अगर आप यहाँ पे ढंग से इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, हमने सिंपल पहले सैम्पल स्पेस को समझा कि ओके सैम्पल स्पेस हम यहाँ पे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड आफ्टर ड्राइंग द सैम्पल स्पेस हमने फिर आगे का जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, जो जो भी केस हमको वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि फर्स्ट यू गो फॉर द सैम्पल स्पेस एंड देन वी कैन सॉल्व इट। अब देखो यहाँ पे आइए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स, ठीक है। ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, ओके। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर सर उसका हेड आता है तो ही विल गेट व्हाट, ₹1 प्लस, मैं बिकॉज उसने कहा ना कि वो जीतता है ₹1, तो दैट इज वाई आई एम सेइंग प्लस ₹1, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद में क्या कह रहा है, फॉर ईच एंड लॉस ऑफ 1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न अप, ओके। अगर उसका टेल आ जाता है तो टेल पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पास टेल आता है तो देर इज अ लॉस ऑफ व्हाट, ₹1.50, ये डेटा हमको दिया हुआ है। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 tosses एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, ओके। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि सर आप सैम्पल स्पेस की बात करो, तो अब आई नो सबके माइंड में क्या आ रहा होगा कि हमने एक कॉइन को 4 टाइम्स क्या किया, टॉस किया, तो सर उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगी। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 कितना, 8 और 16। तो ऐसे हमारे पास में 16 केसेस आ रहे होंगे। अरे भैया यू डोंट हैव टू राइट देम, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपका ये नहीं है। 4 टाइम्स कॉइन को टॉस करना आपका सैम्पल स्पेस है ही नहीं। समझो ना, फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट की बात कर रहा है वो। इट मीन्स नाउ यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि मेरे जो अरेंजमेंट्स होंगे हेड और टेल के वो कैसे अरेंजमेंट्स हो रहे होंगे, वो है आपका सैम्पल स्पेस। तो जैसे आपके पास में क्या होंगे, या तो 4 टाइम्स आपके पास में क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है, या फिर 4 टाइम्स आपके पास में हेड आएगा, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया। आगे आते हैं, आपके पास में 2 टाइम्स या तो टेल आएगा और उसी के अंदर 2 टाइम्स आपका फिर हेड होगा, या फिर आपका पहले हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, या फिर इनका जो भी अरेंजमेंट होके आ रहा होगा वो। तो 2 बार या तो आपका टेल आए या हेड आए, वो वाले केस हो जाएंगे। या फिर आपके पास में क्या होगा, वन टाइम, वन टाइम या तो आपके पास में हेड आ जाएगा या फिर वन टाइम आपके पास में टेल आ जाएगा। तो सर बाकी के 3 क्या होंगे फिर, तो जो बाकी के 3 होंगे, अगर हेड आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके टेल आ जाएंगे। अगर टेल आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके 3 बार आपके हेड आ जाएंगे। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होगी आपके पास में? आंसर इज नो। एग्री। सो अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में 4 टाइम्स वाले की मैं केस की बात करता हूँ, तो 4 टाइम्स में सपोज करो आपके पास में 4 टाइम्स आ गया टेल, तो टेल पे उसको लॉस हो रहा है, तो दैट देन द अमाउंट विल बी व्हाट, -1.50 × 4। एग्री। इतना अमाउंट उसके पास आएगा उस केस में। अगर 4 टाइम्स मान लो उसके पास में हेड आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1 × 4। भाई एक हेड के जब उसको +1 अमाउंट मिल रहा है तो 4 हेड के उसको × 4 आप कर देंगे वहाँ पे, एक चीज़। तो ये तो हो गया आपका 4 टाइम्स वाला। अब बात कर लेते हैं जब आपका 2 टाइम्स वाला केस है कि कोई भी एक डेटा वो आपका 2 बार आ रहा है, हाँ कि ना। तो अब उसके अंदर क्या हो जाएंगे सर, उसके अंदर now first you have to find out all the possible arrangements in which you can arrange 2 head and 2 tail। एग्री, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे केस आएंगे ना। अब यहाँ पे 4 टाइम्स वाले के अंदर जो टेल वाला केस होगा वो एक ही केस होगा, हेड वाला केस होगा वो भी एक ही केस होगा। बट इन दिस केस जो आपके 2 टाइम्स वाले होंगे वो क्या होंगे, आपके मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे आ रहे होंगे। एग्री। सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट
हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट, तो अगर मैं 2 टाइम्स वाले की यहाँ पे बात करूँगा तो अब इसके अंदर क्या हो जाएंगे, अगर आपके 2 टेल आ गए, ठीक है, और उसके साथ क्या आएंगे सर, आपके 2 हेड आएंगे। एग्री। अब जब उसके पास में 2 टेल आ रहे हैं तो देयर विल बी अ लॉस, हेड आ रहे हैं तो उसको होगा वहाँ पे प्रॉफिट। तो जो अब मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा होगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो अगर मैं टेल की यहाँ पे बात कर लूँगा तो टेल पे मेरा लॉस हो रहा है 1.5 का, एंड आई एम गेटिंग 2 टेल्स ओवर देयर, तो आप इंटू 2 कर दीजिए। हेड की बात करूँगा तो हेड पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का, एंड आपके पास में 2 बार आ रहा है, सो दैट जो टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके पास में 1 टाइम्स वाला केस की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि सपोज करो आपका या तो एक बार हेड आएगा और 3 बार आपका मान लेते हैं टेल आ गया, एक केस ये हो गया, या फिर आपके पास में एक बार टेल आएगा और 3 बार आपके पास में क्या आ जाएगा सर, हेड आ जाएगा। तो अगर एक बार हेड आ रहा है तो यू विल अर्न 1 रुपी, 3 बार टेल आ रहा है तो यू विल लॉस 4.5, एक बार टेल आ रहा है तो यू विल लॉस 1.5, और 3 बार हेड आ रहा है तो यू विल गेन आपका 3। सो अब अगर मैं यहाँ पे अमाउंट्स की बात करूँ, टाइप ऑफ अमाउंट्स जो इसने बोला है, फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट द अमाउंट्स यू विल गेट, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा सर 6 रुपीज़ का, एक टाइप का अमाउंट ये हो गया दैट यू कैन अर्न। एक अमाउंट आपका सर ये हो गया दैट इज़ 4, ये हो जाएगा आपका कितना, इस केस में टोटल आपका -1 बन रहा है, इस केस में आपका यहाँ पे कितना बनेगा, -3.5 बनेगा, ठीक है, और इस केस के अंदर यू विल गेट +1.5 फ्रॉम हेयर। सो दैट इज ऑल द पॉसिबल अमाउंट्स विच यू कैन गेट, ठीक है, जब आपने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया। अब वो कह रहा है इन पर्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करो। अब तो आसान है, सो हाउ मेनी अमाउंट्स यू कैन गेट, 1 2 3 4 5। सो अब जो आपका सैम्पल स्पेस का नंबर हो जाएगा दैट इज़ 5, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5, इसकी 1/5, इसकी 1/5, इसकी 1/5, इसकी भी 1/5। सो मेरा पॉइंट वही था यहाँ पे फिर से कि फर्स्ट यू हैव टू मेक द सैम्पल स्पेस, पहले आप सैम्पल स्पेस को समझ जाओ कि सैम्पल स्पेस आपको कैसे बनाना है। आफ्टर मेकिंग दैट सैम्पल स्पेस देन यू गो स्टेप बाय स्टेप कि अब आपको आगे क्या पूछा गया है। आगे वाले पे आइए, वो क्या कह रहा है कि दैट इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक इवेंट E1 है, कोई भी इवेंट E1 होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/11, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो उस पर्टिकुलर इवेंट की फिर प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, तो अच्छा इन्होंने ए लिया है तो हम भी ए ले लेते हैं, ठीक है, नॉट ए। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इटसेल्फ, तो दैट would be equals to what, 1 minus 2/11 which would be equals to what, 9/11। so the probability या फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। आगे वाले पे आइए, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट तो नहीं कहेंगे बट अच्छा सवाल है। वो क्या कह रहा है कि ए पर्सन चूजेस 6 नंबर्स उसने चूज़ करने हैं, कहाँ से, 1 से लेके 20 के बीच में, 1 से लेके 20 के बीच में ही हैव टू चूज 6 नंबर्स, और वो अलग अलग होने चाहिए, ओके, ठीक है। इफ दीज नंबर मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ओके। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारी लॉटरी कमिटी है, इन्होंने कोई एक 6 नंबर वहाँ पे उठा के फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। अगर ये नंबर इनके साथ आपके मैच कर जाता है, इंडिविजुअल अगर मैच कर जाते हैं, तो माना जाएगा कि अगर मैच ट्रू है तो आप लॉटरी जीत जाएंगे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ द गेम। मैंने वही चीज़ बोली ना, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सैम्पल स्पेस क्या है, फिर तो आप समझ जाओगे। देखो, हिंट में भी चलो इसने दे दिया कि जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी डोंट हैव टू अरेंज द नंबर्स। तो अब इसने मेरे को क्या बोला कि 1 से लेके 20 आपके पास में 20 नंबर्स हैं, और इनमें से आपको कोई 6 नंबर चूज करने हैं। कौन से 6 नंबर, वी डोंट नो,
हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द सैम्पल स्पेस। तो सर हम छः को ही फिर क्यों चूज़ कर रहे हैं? भाई उसने खुद ने कहा है ना कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, या फिर छः नंबर अगर आप वो चूज़ करके लेके आ जाओगे जो कमिटी ने चूज़ किए हैं, देन यू विल विन द जो प्राइज है दैट यू विल विन इट। बट पॉइंट ये है कि कौन से छः नंबर, वी डोंट नो भैया। तो सैम्पल स्पेस में हम क्या करते हैं? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विच वी कैन हैव। तो जो मेरा सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? 20 में से छः नंबर को चूज़ करना है। एज सिंपल एज दैट। अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना। ये तो मेरे टोटल अरेंजमेंट्स हो गए। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो जो नंबर लॉटरी वालों ने फिक्स किया हुआ है, वो तो एक एक ही कॉम्बिनेशन होगा ना उन छः नंबर का। तो एक ही पॉसिबिलिटी है उस जो गिवन कॉम्बिनेशन है उसको चूज़ करने का वहाँ पे। सो अब अगर मैं कह दूँ कि जो प्लेयर है या एक जो पर्सन है, उसका मैं अगर इवेंट की बात करूं, तो वो तो एक ही काइंड का सीक्वेंस होगा ना भाई, उसके अलावा तो कोई सही सीक्वेंस होगा नहीं। सो उसका चांस कितना हो जाएगा? ओनली वन ओवर देयर। ठीक है। और नाउ इफ आई से कि जब मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 26, और उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को चूज़ करने का जो हमारे पास में चांस हो गया दैट इज़ ओनली वन। सो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? टोटल फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज़ वन। ठीक है। डिवाइडेड बाय, इफ आई से व्हाट विल बी द टोटल सैम्पल स्पेस, तो दैट वुड बी 20 सी 6 आंसर दैट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। सो इन दिस मैनर फर्स्ट वही सेम अप्रोच कि फर्स्ट यू विल गो फॉर सैम्पल स्पेस, आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक ये बच गया आई थिंक। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 2 3 4। हाँ ये के वाले करता है। सो क्या बता रहा है वो? हाँ, इन एक 11th के अंदर देर आर 40% स्टूडेंट हु स्टडीज मैथमेटिक्स। ठीक है सर, मैथमेटिक्स स्टडी करने वाले हमारे पास में हो गए 40%। 30% स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी। ओके। सो 30% स्टूडेंट हमारा बायोलॉजी पढ़ता है। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ने वाले लोग हो गए मेरे कितने? दैट इज 10%. If a student is selected at a random from the class, find the probability that he will be studying biology or mathematics और biology. तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। दैट इज़ वाई जब मैं आपको थ्योरी करा रहा था तो मैंने एंड और वाले जो कंसेप्ट था वो मैंने इसीलिए आपको बार बार एक्सप्लेन किया था, बिकॉज आपको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं पूछेगा, वो आपको सिंपल थ्योरी वहाँ पे दे देगा, या फिर क्या बोलते हैं वर्ड वाले प्रॉब्लम में वो डायरेक्ट ऐसे वर्ड में ही आपसे पूछेगा, सिंबल से आपको नहीं वो वहाँ पे पूछ रहा होगा। तो इसने देखो क्या बोला, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड द एंटायर पार्ट ओवर देयर। तो सबसे पहले तो आप यही कैलकुलेट कर लो ना कि भैया मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाला जो अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना हो जाएगा? मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी माइनस मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 प्लस का 30 और माइनस का 10 हो जाएगा। सो दैट वुड गिव यू 60%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिर्फ बहुत सिंपल सा ये हुआ कि आउट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, 60% स्टूडेंट आर सच दैट हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना था? मेरे को फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स और बायोलॉजी। अरे भैया जब 60% लोग पढ़ते हैं आउट ऑफ 100, तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो फ्रॉम हेयर दैट द आंसर वुड बी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3/5। बात खत्म, दैट इज योर आंसर। ठीक है। सो वही है, आप पहले उस प्रॉब्लम को रीड करो
समझो, देन अप्रोच क्या है वो अपने आप वहाँ से आती जाएगी। आगे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश, इंग्लिश में भी पास होना चाहिए एंड हिंदी में भी पास होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.05। ओके, तो दिया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी कि वो आपका इंग्लिश में भी पास होना चाहिए और हिंदी में भी पास होना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अगर वो पास हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, अच्छा दोनों में ही नहीं पास हो रहा, ओके, ना इंग्लिश में पास हो रहा है ना ही आपका हिंदी में पास हो रहा है। इट मीन्स व्हाट इट वुड बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, दोनों में से किसी में पास नहीं हो रहा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.1। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, ओके, वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज इक्वल्स टू 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, अप्रोच आप कहाँ से बिल्ड करोगे, दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द अप्रोच ओवर हेयर। वो कह रहा है कि आपको द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, वो उसने आपको वहाँ पे दे दिया। ओके, फिर उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है, उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वहाँ पे कि हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सर देखो, जब आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच या इंग्लिश और एच को देखोगे तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनियन, उधर ले लिया तो भाई दोनों में पास होना चाहिए। क्या इसका डेटा है हमारे पास में, है ना सर, ये देखो ये आपको दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ, तो इसको आप क्या करोगे, देन फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन से, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E union H would be equals to what, 1 minus probability of E union H का जो कॉम्प्लीमेंट है वो, which would be equals to 1 minus 0.1, 0.9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका 0.9 इज इक्वल्स टू, इंग्लिश के कितना दिया हुआ भैया 75 दिया हुआ, प्लस ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है, माइनस कहाँ गया 0.5, आप लेके जाइए उस साइड तो ये ऐड होगी, कितना हो जाएगा 1.4 माइनस 0.75 which would be equals to what, probability of passing in Hindi। now the probability of passing in Hindi would be equals to what, 5, एक इसको दे देंगे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 6, 1 उस साइड हो गया आपका 0, दैट इज़ योर आंसर, बात खत्म। तो मेरा पॉइंट यही है कि भैया पहले आप उसको समझ जाओ कि आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डेटा देने के बाद में तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे ना। मेरे को हिंट कहाँ से आया था, मेरे को हिंट आया था कि मैंने जब ये सारा डेटा यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये कैलकुलेट करना था, फिर हमको ये वाला फार्मूला आता है, इसकी वैल्यू हमारे पास में थी नहीं, बट इसकी वैल्यू इसने हमको इनडायरेक्टली यहाँ पे दी हुई थी, तो पहले हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर तो आपको फार्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल, जो उसका वैल्यू वहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है, आगे आइए। Find the probability when a hand of 7 cards is drawn out of a well shuffled deck of 52 cards. It contain all king, 3 king, at least 3 king। तो देखो सबसे पहले ये अब है ना आपका कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपके पास 7 कार्ड हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है ऑल किंग, तो 4 तो किंग हो जाएंगे यहाँ पे, और जब बाकी के आपके 3 कार्ड हो जाएंगे दैट वुड बी आपके नॉर्मल कार्ड हो जाएंगे। तो पहले आप फाइंड आउट करोगे दैट द पॉसिबल वेज इन विच वी कैन चूज 7 कार्ड जिनके अंदर से 4 किंग हो, बाकी के 3 आपके अलग कार्ड हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपके 3 किंग, इसके लिए एटलीस्ट 3 किंग हो गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो सैम्पल स्पेस आएगा वो क्या आ जाएगा कि मेरे को 52 में से पहले तो 7 कार्ड चूज़ करने हैं, ये आपका हो गया सैम्पल स्पेस। अब फिर बाद में स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए आप अपना फेवरेबल आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जो कार्ड वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। इन द सेम वे यू हैव टू डू। ठीक है, ये वाले 3 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको या तो अगली वीडियो में सॉल्व करवाता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा ये वाला तो, और ये भी चलो ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन, अदरवाइज मैं फिर खुद कराता हूँ अगर नहीं होता है तो। और ये वाला भी मैं यहाँ पे
यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन सॉल्व द गिवन स्टेटमेंट। एनसीईआरटी के अंदर भी आप वहाँ से बेसिस को कर सकते हो। ठीक है, सो वी विल कंक्लूड आवर वीडियो हियर ओनली। आप अगर डाउट होता है तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, चलिए सर, तो आज की क्लास फिर अपन इधर ही ख़त्म करते हैं एंड दैट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अगर कोई डाउट होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दोज डाउट्स। और अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल सी कि हम कौन सा स्टार्ट करते हैं। चलिए सर।